Hello everyone, this is Varsha Sharma, your SSC teacher, and we are here with chapter 6 of history from class 8th, which is Revolt of 1857. अब 1857 का जो रिवोल्ट है वो काफ़ी फेमस रिवोल्ट रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये रिवोल्ट इनिशिएट किया गया था और उसके काफ़ी सारे रीजंस थे। उन पॉलिटिकल रीजंस थे, इकोनॉमिक रीजंस थे, हर तरह के रीजंस थे उस रिवोल्ट के। तो उन वो रीजंस क्या क्या थे उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉजेस क्या थे उस रिवोल्ट के, वही रीजंस और कॉजेज सेम चीज़ है। वो रिवोल्ट क्यों हुआ और किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया 1857 के रिवोल्ट में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 काफ़ी फेमस चीज़ रही है ऑफ दैट टाइम। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो मिड 19 सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था इंडिया के काफ़ी ज़्यादा बड़े पार्ट पर, एंड दे हैड इमर्ज एज द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बन चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट क्योंकि अब पॉलिटिकल पावर सुप्रीम हो चुकी थी उनकी, तो उन्होंने इल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था इंडियंस के टुवर्ड्स। इंडियन जो लोग थे उनके टुवर्ड्स इल ट्रीटमेंट, बुरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था, एंड इट रिजल्टेड इन नंबर ऑफ अपराइजिंग एंड रिबेलियंस बिटवीन 1757 एंड 1856। तो इस वजह से 1757 और 1856 के बीच में काफ़ी सारे रिबेल्स खड़े हुए, अपराइजिंग्स नजर आई, और इन लोगों ने रिवोल्ट किया, रिबेल किया against the ill treatment of the British government. Though the revolt started with the mutiny of the sepoys of the British Army, अब ये revolt start हुआ because of the with the mutiny of the sepoys of British Army, it was taken up by other sections of the society as well. ये जो revolt है वो सोल्जर्स ने, सिपाही आर्मी ने इनिशिएट किया था, बट समय के साथ ये रिवोल्ट आगे बढ़ता गया और दूसरे सेक्शंस ने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। The revolt was culmination of various factors. जो रिवोल्ट था वो कई सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन था, कल्मिनेशन था। देयर वॉज नो सिंगल कॉज दैट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और इस चीज के लिए कोई एक सिंगल कॉज नहीं हम बता सकते कि इस पर्टिकुलर वजह की वजह से रिवोल्ट हुआ। काफी सारे ऐसे रीजंस थे जिनको अगर एक साथ हम देखें तो उन सभी रीजन से जो इंडियन लोग थे, इंडियन पीपल थे, वो परेशान हो चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इल ट्रीटमेंट्स की वजह से। इसी वजह से ये रिवोल्ट इनिशिएट हुआ। There were violent responses from both of the sides, and it ultimately resulted in ending the rule of the East India Company. और दोनों साइड से, इंडियंस की तरफ से प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भी वायलेंट रिस्पॉन्सेस थे इस रिवोल्ट के, और एंड इसका रिजल्ट यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। इस रिवोल्ट के कॉजेस क्या रहे इसके बारे में हम इस चैप्टर में अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 100 years of conquest and expansion, the British faced a major uprising in the form of the revolt of 1857. 100 years रूल करने के बाद ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट ऑफ 1857, एक बहुत ही मेजर अपराइजिंग ऐसी सिचुएशन जिसमें काफ़ी सारे लोग आपस में मिल जाते हैं और फाइट करते हैं अगेंस्ट द पीपल हु आर इन पावर, इसको बोला जाता है अपराइजिंग। तो 100 years रूल करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मेजर अपराइजिंग देखने को मिली, विच वॉज रिवोल्ट ऑफ 1857, विच स्टार्टेड इन मई एंड threatened the power of the company। मई में स्टार्ट हुआ था 1857 का रिवोल्ट, मई में इनिशिएट हुआ था और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को थ्रेटन कर दिया। इट वॉज अनसक्सेसफुल बट अ हेरोइक इफेक्ट टू एंड द ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री। अनसक्सेसफुल रहा बट एक काफी हीरोइक इफेक्ट कहा जाता है ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए। देयर वर मेनी रीजंस दैट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ दिस रिवोल्ट। अब इस रिवोल्ट के इनिशिएट होने के काफी सारे रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिटिकल कॉजेस की बात करते हैं। तो जो पॉलिटिकल कॉज थे वो कुछ इस तरह से कि जो मिड 18 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो द पावर ऑफ मेनी इंडियन रूलर्स हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। इंडियन रूलर्स की पावर खत्म होती जा रही थी 18 सेंचुरी तक, क्योंकि ब्रिटिशर्स कुछ इस तरह की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते जा रहे थे कि इंडियन रूलर्स की पावर खत्म होती जा रही थी। द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट परस्यूड बाय द ब्रिटिश हैड क्रिएटेड अनरेस्ट अमंग मेनी रूलर्स। इन्होंने एक पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट इनिशिएट की जिसकी वजह से कई सारे रूलर्स को अनइजीनेस फील हुई और उनको वो अनरेस्ट फील करवाई उस पॉलिसी ने। पॉलिसीज ऑफ सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रिड्यूस्ड मेनी ऑफ द किंग्स टू सबऑर्डिनेट्स। इन दोनों पॉलिसीज की वजह से, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से, कई सारे जो किंग्स थे वो
सबऑर्डिनेट्स रह गए क्योंकि अब वो रूलर्स नहीं कहलाने लगे। रेजिडेंट्स वर स्टेशन्ड एट द कोर्ट्स, रेजिडेंट्स जो थे उनको कोर्ट्स में स्टेशन कर दिया गया था। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द रूलर्स वर डिसबैंडेड, रूलर्स की आर्म फोर्सेस हटा दी गई। दे एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज वर टेकन अवे फ्रॉम देम, उनकी रेवेन्यूज टेरिटरीज ले ली गई उनसे। स्ट्रिक्ट enforcement of policies of subsidiary alliance, the annexation of Awadh and the Carnatic kingdom on grounds of misgovernment were greatly resented. अब अवध को एनेक्स कर लिया गया, कार्नेटिक किंगडम को एनेक्स कर लिया गया इसी वजह से। और इनको एनेक्स क्यों किया गया? इन पे ये इल्जाम लगाया गया, एनेक्स मतलब वापस छीन लिया गया। इन पे ये इल्जाम लगाया गया कि आप मिस गवर्नमेंट फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप इजी अच्छे से गवर्न नहीं कर रहे हैं आपके एरियाज को, दैट इज वाई इनसे ये एरियाज छीन लिए गए। इस चीज का काफी ज्यादा रिजेंटमेंट देखना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मुगल एम्परर ने खुद ने ये बात कही that his successors would not be recognized as kings and he had to leave the historic Red Fort. मुगल एम्परर ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी कि उन्हें रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा बिकॉज उनके जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। These actions of the British created unrest among the ruling families who had lost their power and put fear in others that a similar fate awaited them. और इनको इन सभी को देखकर बाकी रूलर्स को भी ऐसा लगने लगा कि नहीं, अगर यही सब चलता रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से तो इस तरह का फेट, इस तरह का फ्यूचर हमारा भी आ सकता है कि हमारी सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाए। ठीक है। द ब्रिटिश डिसकंटिन्यूड द टाइटल्स एंड पेंशन ऑफ मैनी रूलर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे रूलर्स की पेंशन और टाइटल्स भी डिसकंटिन्यू कर दिए, मतलब रोक दिए। कई सारी रूलिंग फैमिलीज को रॉब कर लिया गया ऑफ देयर पॉलिटिकल स्टेटस, उनके पॉलिटिकल स्टेटस छीन लिया गया उनसे, उनकी प्रेस्टीज खत्म हो गई, उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील हुआ क्योंकि उनका सारा पॉलिटिकल स्टेटस छीन लिया गया। इस वजह से काफ़ी सारा रिसेंटमेंट, मतलब जो पब्लिक थी उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हेट्रेड उनको झेलना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मेनी ऑफ द रूलिंग फैमिलीज ट्राइड नेगोशिएटिंग विद द ब्रिटिश इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब कई सारी फैमिलीज ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए नेगोशिएट करने की कोशिश करी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। नेगोशिएशन का एक एग्जाम्पल है नाना साहेब, जो कि पेशवा बाजीराव के सन थे। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। अब क्योंकि इनके अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, सो ही रिक्वेस्टेड दैट ही शुड बी गिवन हिज फादर्स पेंशन। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उनके फादर की पेंशन उन्हें दी जानी चाहिए, बट सिंस ही वॉज नॉट द ओरिजिनल सन एंड ही वॉज अडॉप्टेड, दैट इज वाई उनको पेंशन नहीं दी गई। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई के केस में भी वो चाहती थी कि जो कंपनी है वो उनके जो अडॉप्टेड सन है उनको झांसी का राजा माने, उनके जो अडॉप्टेड सन है उनको झांसी का आयर माने, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड दीज प्लीज, उन्होंने ये सारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। अनदर सिचुएशन that caused feelings of resentment among people was the annexation of Awadh. अवध को 1856 में एनेक्स कर लिया गया on the grounds of misgovernment. Nawab Wajid Ali Shah, the ruler of Awadh, was deposed and exiled even though he had always been loyal to the British. वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफी लॉयल थे, बट फिर भी उन्हें हटा दिया गया अपनी पोस्ट से। किनको? नवाब वाजिद अली शाह को। Most of the army recruits of the Bengal army came from Awadh. They looked upon this as an act of betrayal by the British. और जो आर्मी पीपल थे उनको एक धोखा लगा ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा धोखा किया उनके साथ। द मुगल्स जो थे उनको इम्पोर्टेंस मिल गई थी, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पावर कहलाने लगे थे इन द सब कॉन्टिनेंट। काफ़ी समय से जो मुगल्स थे वो काफ़ी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पावर बन गए थे, बट जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई मुगल्स का डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया। द मुगल किंग नो लॉन्गर हेल्ड एनी पावर नॉर अथॉरिटी, मुगल किंग्स के पास कोई पावर या कोई अथॉरिटी नहीं रही। कंपनी ने ऐसे कुछ प्लानिंग बनाई जिससे कि मुगल गवर्नमेंट, मुगल रॉयल्टी को ख़त्म कर दिया जा सके। उन्होंने रिमूव कर दिए काफ़ी सारे मुगल रूलर्स के नेम फ्रॉम द कंपनीज मिंटेड कॉइन्स। जो कंपनी की कॉइन्स हुआ करते थे उसमें से रूलर के नेम हटा दिए गए, जो मुगल रूलर्स थे उनके नेम्स हटा दिए गए उनके कॉइन्स पे से। And the Governor General Dalhousie proclaimed that after the death of Bahadur Shah Zafar, his descendants would not be allowed to stay in Red Fort. बहादुर शाह जफर के खत्म डेथ होने के बाद उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो रेड फोर्ट में नहीं रह सकते, ऐसा रूल बना दिया गवर्नर जनरल डलहौजी ने। दे वुड बी शिफ्टेड टू अनदर सुटेबल प्लेस इन दिल्ली, और उनको
बोला गया कि आपको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद। आप रेड फोर्ट में नहीं रह सकते। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग अनाउंस्ड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल रूलर। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने एक अनाउंसमेंट किया कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो लास्ट मुगल रूलर हो सकते हैं। आफ्टर हिज डेथ उनके आने वाली जो पीढ़ी है उनको रूल नहीं करने दिया जाएगा और उनको किंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। द मुगल्स हेल्ड नो पावर्स इन दिस पीरियड येट दे वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय द कॉमन पीपल। अब इस समय में मुगल्स के पास कोई पावर नहीं थी बट कॉमन पीपल उन्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे थे। Many rulers and people from different parts of the country found this announcement disrespectful. अब कई सारे रूलर्स को ये अनाउंसमेंट डिसरिस्पेक्टफुल लगा और इंसल्टिंग लगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग अनाउंसमेंट है। कैसे कोई एकदम से उनके रूल को खत्म कर सकता है और ये अनाउंस कर सकता है कि नहीं अब ये रूल नहीं करेंगे। इसी वजह से काफी ज्यादा लोग गुस्से में आ गए और रिवोल्ट की शुरुआत होने लगी धीरे धीरे। इकोनॉमिक कॉजेस की बात की जाए तो जो कंट्री की विलेज इकोनॉमी थी वो और सेल्फ सफिशिएंसी थी, दे हैड बीन शटर्ड बाय द ब्रिटिश। इकोनॉमी को शटर कर दिया था ब्रिटिश ने। सिटीज में आर्टिसंस, म्यूजिशियंस, राइटर्स और जो पोएट्स थे उनको अपना लाइवलीहुड छोड़ना पड़ा था क्योंकि रेवेन्यू रेट इतनी हाई हो गई थी और मनी लेंडर्स और जमींदार से जब वो लोग पैसे लिया करते थे तो वो उनको वापस पे बैक नहीं कर पाते थे। इसी वजह से जब वो लोन्स पे नहीं कर पाते थे तो वो रेवेन्यू नहीं दे सकते थे और उन्हें अपनी लैंड्स बेचनी पड़ जाती थी। तो रेवेन्यू सिस्टम इंक्रीज होने की वजह से काफी सारे लोगों को जो लैंड पे वर्क करते थे, आर्टिसंस थे, उनको अपना वर्क छोड़ना पड़ा। कुछ समय बाद फेमाइन्स आ गए और उसकी वजह से भी काफी ज्यादा लॉसेस हुए लोगों को और वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाए। रेवेन्यू सिस्टम की रेट्स काफी ज्यादा हाई थी तो इसी वजह से उन्हें लोन लेना पड़ता था। ठीक है, इसी वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। द रेवेन्यू पॉलिसी वाज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिजास्ट्रस। रेवेन्यू पॉलिसी बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थी। कई जगहों पर पीजेंट्स वर बीइंग क्रूअली एक्सप्लॉइटेड बाय जमींदार। तो जमींदार जो थे वो पीजेंट्स को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे और पीजेंट्स जो थे वो परेशान होते थे और वो प्रॉपरली उस चीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते थे। इसी वजह से वो सुसाइड कर लेते थे या फिर वो अपने लैंड्स को नहीं रख पाते थे और उन्हें अपने लैंड्स बेचने पड़ जाते थे। देयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिस्ट्रॉयड द बेसिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। अब जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी इंडिया की वो डिस्ट्रॉय हो गई। आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन का जो वर्क था वो अब पॉपुलर नहीं रहा क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्क को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक रिलीजियस कॉजेज। The British government introduced number of reforms in the country as they believed that Indian society needed to be reformed. कई सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो इंडियन सोसाइटी है उसको रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस तरह के रिफॉर्म्स आए जैसे कि सती को अबॉलिश करना, रीमैरिज को भी अबॉलिश करना, सॉरी सती को अबॉलिश करना और रीमैरिज को इनकरेज करना, विडोज की रीमैरिज को इनकरेज करना, टू प्रमोट वेस्टर्न और इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन एक्सेट्रा। इस तरह के रिफॉर्म्स आए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। दीज रिफॉर्म्स वर लुक्ड अपॉन विद सस्पिशन बाय द ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बट जो इंडियन सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस थे, पुरानी सोच रखने वाले सेक्शंस थे, उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही बुरी लगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका ये मानना था। After 1830, Christian missionaries were allowed to function freely and the company even allowed them to own land and property. 1830 के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रीली ऑपरेट होने लगी और कंपनी उनको लैंड भी देने लगी, लैंड प्रॉपर्टी देने लगी वर्क अपनी जो मिशनरीज हैं उनको एक्सपैंड करने के लिए। 1850 में एक लॉ पास हुआ टू प्रमोट कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। 1850 में एक लॉ पास हुआ जिसमें प्रमोट किया गया क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करवाने को प्रमोट किया गया कि आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस एनी इंडियन हु हैज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी वाज अलाउड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। अब क्योंकि लोग इंडियन से उनकी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के राइट छीन रखे थे तो अब उन्हें एक लालच दिया गया कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाते हैं तो आपको अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का मौका मिल जाएगा, आप अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा रूल बना दिया गया था कि जो इंडियंस थे वो अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते थे। द लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल्स एंड मॉस्क वाज टैक्स्ड। जो टेम्पल्स और मॉस्क का जो लैंड था उसको टैक्स पे करना पड़ता था बहुत ज़्यादा।
क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं थे, दैट इज वाई उनको टैक्स पे करना पड़ता था। Caste norms were disturbed when people belonging to different castes were thrown together in the army. कास्ट के जो नॉर्म्स थे, रूल्स बना रखे थे इंडियन सोसाइटी में, वो सारे डिस्टर्ब हो गए क्योंकि डिफरेंट कास्ट के लोग भी आर्मी में डाल दिए गए, एक साथ प्रिजन्स में डाल दिए गए। रेलवे कोचिंग में कोच जो होते थे उसमें भी एक साथ उनको सीट्स दे दी गई। दिस वॉज डीपली रिजेंटेड बाय मैनी हु फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर हार्मिंग देयर रिलीजन। जो लोग ये मानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके रिलीजन को हार्म करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, उनके सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को हार्म करना चाहती है, उन लोगों को इन चीज से काफी डिस्टर्बेंस फील हुआ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और उनमें एक रिवोल्ट की भावना जाग गई। ठीक है, इसी वजह से छोटी छोटी चीजें होती है जिसकी वजह से एक बड़ी चीज सामने आती है, और इन्हीं सभी छोटी चीजों की वजह से, काफी सारी चीजों की वजह से वो रिवोल्ट चालू हुआ। In fact, a major cause of the revolt was the belief or fear that the people's religion was under threat from the British. और यही देख लीजिए आप कि जो मेजर कॉज था रिवोल्ट का, उसका एक यही विश्वास था। लोगों को ये विश्वास होने लग गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके रिलीजन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन पीपल के रिलीजन को थ्रेट है। इसी वजह से लोग घबराने लगे थे और अब वो परेशान हो चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। द ब्रिटिश कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर टू द इंडियंस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते थे और इंडियन से डिस्क्रिमिनेट करते थे। जो ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन था, ये ऑन विश भी था और फोर्सिबली भी कन्वर्ट किया जा रहा था लोगों को। द ब्रिटिश कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर। Indians were not allowed to hold any position in the high ranks of administration, judiciary and army. अब एक सबसे बड़ी बात, इंडियंस को हायर रैंक्स नहीं दी जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी और आर्मी में। इन सभी चीज़ों में इंडियंस को हायर रैंक्स नहीं दी जाती थी, उनके खुद के मेंबर्स को हायर रैंक्स दी जाती थी। नेक्स्ट है मिलिट्री कॉजेज। अब मिलिट्री कॉजेज की बात करें तो इंडियन सिपॉइज अंडर द ब्रिटिश ट्रूप्स हैड मेनी ग्रीवेंसेस। सोल्जर्स वर subjected to all kinds of humiliation by their British officers. सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता था उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स की वजह से। उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता था अच्छे से, उनको मिस ट्रीट किया जाता था। दे वर पेड मीगर अमाउंट्स एज सैलरी। इंडियन जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी एज कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। दे वर नेवर रिवॉर्डेड फॉर करेज और मेरिटोरियस परफॉर्मेंसेस इन द बैटल्स। बैटल्स में अगर वो अच्छा परफॉर्म करते थे और उनका करेज शो करते थे तो उस चीज़ के लिए उनको कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिलता था। एट एवरी स्टेज देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर हर्ट। हर वक्त उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता था, जैसे कि दे वर नॉट अलाउड टू वेयर मास्क विच शोड देयर कास्ट एंड सेक्ट। उनको मास्क नहीं पहनने दिया जाता था ताकि उनकी कास्ट और उनका जो सेक्शन है वो पता चला जा सके। Under the Central Service Enlistment Act in 1856, the Indian soldiers were required to serve anywhere, even outside India. Indian soldiers considered it a taboo, that is, काला पानी। अब 1856 में एक सेंट्रल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें इंडियन सोल्जर्स को कहीं भी लड़ाई करने भेजा जा सकता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कहीं भी लड़ाई करने भेज सकती थी, विदाउट देयर विश उन्हें भेजा जा सकता था। ठीक है। In 1824, when the sepoys were told to travel to Burma by sea route to fight for the company, they refused to do so. 1824 में बर्मा में जो सिपॉइस थे उनको बोला गया कि वो कंपनी के लिए फाइट करें बर्मा में। उन्होंने मना कर दिया। दे हाउएवर अग्री टू ट्रेवल बाय द लैंड रूट, पर वो मान गए लैंड रूट से ट्रेवल करने के लिए। दे वर सिवियरली पनिश्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू फॉलो द ऑर्डर्स। उनको ऑर्डर्स न मानने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट दी गई। The sepoys were also deeply grieved by the sufferings of peasantry, as most of them belonged to peasant families. अब peasant families से belong करते थे सिपॉयज, तो इसी वजह से peasants को जब ये लोग नुकसान पहुंचाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्हें बहुत बुरा लगता था और वो इस चीज़ से बहुत दुखी थे। Annexation of Awadh concerned the sepoys as there were about 75,000 men from Awadh in the company army. अब कंपनी आर्मी में अवध के 75,000 मैन थे। तो जब अवध का एनेक्सेशन हुआ, अवध को जब छीन लिया गया, तो उससे काफी सारे लोग अफेक्ट हुए। द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस। अब वहां पर नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम आ गया, तो इसकी वजह से जो पीजेंट्स थे उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, उनको ज्यादा लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ रहा था। 14,000 petitions were sent by the sepoys. सिपॉइज ने
शांति से बात करने की भी कोशिश करी। उन्होंने पिटिशंस फाइल करे कि उन्हें हार्डशिप्स हो रही है, उनको प्रॉब्लम है रेवेन्यू सिस्टम से, इसको हटा दिया जाना चाहिए, बट इसको कंसिडर नहीं किया गया। दूसरे थे इमीडिएट कॉजेस। इमीडिएट कॉजेस की बात की जाए तो इमीडिएट कॉजेस कुछ इस तरह के थे। The immediate and major causes of the revolt were the incident of greased cartridge. At this time, the new Enfield rifles were introduced in which cartridges were greased with the fat of pigs and the cows, and it was a sin for both Hindus and Muslims. अब एक सबसे बड़ा कॉज था इस चीज का, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस एक इंसिडेंट हुआ। इसमें क्या हुआ, ये र्यूमर फैल गया कि दैट दिस कार्ट्रिज वाज कोस्टेड विद काउ एंड पिग फैट। ऐसा र्यूमर फैल गया कि जो राइफल में उनकी कार्ट्रिज होती है, गोली बंदूक होती है, उसकी जो कार्ट्रिज होती है जहाँ पर गोली डाली जाती है, उसको काउ और पिग के फैट से कवर किया जाता है। वाइल हिंदूज को, जो हिंदूज थे वो काउ को सेक्रेड मानते थे, द पिग वाज कंसिडर्ड डर्टी बाय मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स पिग को डर्टी मानते थे, एंड दे डिड नॉट, क्योंकि वो पिग का जो मीट था, पोर्क था, वो ईट नहीं करते थे, वो उसको नहीं कंज्यूम करते थे, दैट इज वाई उसे बुरा मानते थे। दिस न्यूज ग्रेटली अलार्म्ड द एंड एंगर द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इस वजह से, इस न्यूज से हिंदूज और मुस्लिम्स काफी ज्यादा नाराज हो गए, एंड they believed that the British were deliberately trying to destroy their religion। और उनको ये विश्वास होने लगा कि जो क्रिश्चियनिटी है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, हार्म करना चाहती है। उन्होंने रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया कि हम ये कार्ट्रिजेस यूज नहीं करेंगे, और उन्होंने मना कर दिया कि हम इस चीज को आगे यूज नहीं करेंगे। However, this offended the religious sentiments of the Muslims. It was like one 23rd January 1857, an Indian sepoy Mangal Pandey refused to use the new cartridges. All these resulted into final show of the revolt that broke out on 10th May 1857। अब रिवोल्ट कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये रिवोल्ट में क्या क्या कॉजेज रही है हमने इस लेक्चर में पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिवोल्ट इनिशिएट कैसे हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।